हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपकी पिछले वर्षों की प्रश्न पत्रों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें आपके एसएसटी के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे 2016 से लेकर 22 तक सभी मैंने करा दिए हैं। आज मैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को शुरू करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला जो पेपर रहेगा वो 2016 का फर्स्ट पेपर है और इसका पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में किस काल से संबंधित वर्णन मिलता है। तो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है मौर्य वंश का, यानी कि मौर्य काल से संबंधित चीज़ों की जानकारी मिलती है। यहाँ से आपके दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पहला तो ये कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। और अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है, तो अर्थशास्त्र में मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था। तो मानव का प्रथम पालतू पशु था कुत्ता। नेक्स्ट है, किन्हीं दो वेदों के नाम लिखिए। तो वेदों की संख्या है 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इनमें से आपको कोई दो नाम यहाँ पर लिखने को पूछे तो आप कोई से भी दो लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है ऋग्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता चरक की पुस्तक है। किस विषय से जुड़ी है, तो ये चिकित्सा विषय से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो है महर्षि पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप जो होता है, प्रायद्वीप का मतलब है ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। जैसे हमारे जो भारत है, भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो क्या है, प्रायद्वीप है। भारत एक प्रायद्वीप है। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ आपका क्या है, अरबियन सी है, और एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ नीचे क्या है आपका इंडियन ओशियन। तो आपका 3 तरफ से घिरा हुआ है जल से, इसलिए क्या है, प्रायद्वीप। तो ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है वो कहलाता है प्रायद्वीप। इधर क्या है आपका अरबियन सी, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है आपका इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है, प्रायद्वीप भूमि के वे हिस्से हैं जिनके चारों ओर पानी है। ये तो गलत है परिभाषा। इसके नीचे वाली सही है, जो दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रायद्वीप भूमि के वे भाग हैं जिनके 3 तरफ जल है और एक तरफ स्थल होता है। अगला क्या है आपका, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा कहाँ होगा, बीच में होगा। तो आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कौन से दिन होगा, तो ये हमेशा पड़ता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमासी के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगला है आपका, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजी है कि जो सूर्य और चंद्रमा है उनकी आकर्षण शक्तियों के कारण जो समुद्र का जल है उसमें क्या होता है, वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। यही क्रिया कहलाती है ज्वार और भाटा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ज्वार भाटा वे सागरीय तरंगे हैं जो पृथ्वी या चांद व सूरज के आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जब समुद्री जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार निश्चित समय के अंतर पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ठीक है, आसान भाषा में आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरने की क्रिया ज्वार और भाटा कहलाती है। इसमें ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र जो होता है इसमें मुख्यतः आपकी सीमा प्रदर्शित की जाती है। जैसे आप अपना इंडियन का मैप देखोगे आपका राजनीतिक वाला, तो उसमें क्या होगा, सभी राज्यों की सीमाएं अलग अलग दिखाई जा रही होंगी। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, विभिन्न प्रशासनिक खंड, उपखंड, विभाग, उपभाग, सीमाएं, ये सभी इसमें सभी का समावेश रहता है। राष्ट्रों की सीमाएं भी दिखाई देंगी। तो राजनीतिक मानचित्र समझ गए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन से क्या समझते हो। यहीं से क्लियर करो। स्थानीय, इसका मतलब है स्थान, स्वशासन का मतलब है अपने ऊपर, स्व मीन्स अपने, शासन मीन्स शासन, यानी कि स्थानीय जो लोग हैं वही शासन कर रहे होंगे।
स्वयं के ऊपर। तो स्थानीय सुशासन का तात्पर्य क्या रहेगा? स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से करना। ठीक है, ये क्यों प्रयोग होता है? ताकि जो आपका लोकतंत्र का जो रहे उसकी भागीदारी रहे, निचले स्तर पर लोकतंत्र की भागीदारी रहे, स्थान के ही लोग शासन कर रहे होते, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा? स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, जिससे समस्या का निदान भी हो और स्वस्थ लोकतांत्रिक स्वरूप व्यवस्था निचले स्तर पर स्थापित हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे के स्तर पर भी लोकतंत्र आपका मजबूत रहे। अगला प्रश्न है, नगर निगम का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो ये भी आपका 5 वर्ष के लिए गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व रहता है। आपके भारत देश में, यानी कि सॉरी, आपके कह रही हूँ, हमारे भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसमें सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों का संबंध रहेगा, दोनों ही इसमें संबंधित रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। यहाँ अनेक बड़ी सार्वजनिक कंपनियां हैं, तो निजी क्षेत्र की कंपनियों का भी विकास के उनको अवसर मिलते रहते हैं। अगला है, रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? तो रबड़ जो है वो सदाबहार वनों का एग्जाम्पल है। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, सदाबहार वनों का एग्जाम्पल है रबड़। लास्ट क्वेश्चन है आपका 2016 के फर्स्ट पेपर का, स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है, कठोर भाग या भूपर्पटी जो है, उसको ही कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है, किसी ग्रह या उपग्रह का सबसे ऊपर या पथरीली चट्टान द्वारा निर्मित परत को ही स्थल मंडल कहा जाता है। अब है आपका 2016 का सेकेंड पेपर और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की? तो जब अशोक अपने राज्याभिषेक के बाद धम्म यात्रा करके लुम्बिनी से लौट रहे थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि जो लुम्बिनी ग्राम से जो लगान आता था उसको 8.75% कर उसका माफ़ कर दिया। और ये इसका मतलब क्या था वहाँ पर, कि कुल उत्पादन का लगान के तौर पर केवल 1/8वां हिस्सा ही देने का आदेश किया, कि जो लगान है कुल उसका केवल 1/8वां हिस्सा ही देना पड़ेगा, बाकी सब माफ़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखो। तो 2 विदेशी यात्री में आप मैगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग भी लिख सकते थे। मैगस्थनीज किसके शासनकाल में आए थे बताइएगा? फाहियान और आपके ह्वेनसांग, ये सब मैंने आपको कराए हैं। बताओ किस किस के शासनकाल में ये आए हुए हैं? फाहियान किसके शासनकाल में आया है और आपका ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए हैं? फाहियान और ह्वेनसांग दोनों ही चीनी यात्री थे। मैगस्थनीज किसके शासनकाल में आए हैं? और मैगस्थनीज की एक पुस्तक बहुत फेमस है, वो है इंडिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? उनके नाम लिखो। तो पाषाण युग को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व से क्या अर्थ है? तो ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा के जन्म से पूर्व का समय, यानी कि ईसा मसीह जो है उनके जन्म से पूर्व का समय। और ये उल्टा चलता है, जैसे पहले आपका क्या है, अगर आपको 100 ईसा पूर्व ले लिया, इससे पीछे हम जाएंगे तब हम क्या लिखेंगे? 200 ईसा पूर्व। ठीक है, और पीछे जाना है तो 300, 400 ईसा पूर्व, इस तरीके से ये जाता जाएगा, 4000 ईसा पूर्व। क्लियर? अगला है, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सप्त सैंधव में आपकी मुख्य 7 नदियाँ आती हैं, सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, पुरुषिणी, विपाशा, शत्रुधि और सरस्वती। पुरुषिणी है, रावी का नाम क्या है? पुरुषिणी। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख जनपद हैं? तो 16 महाजनपदों में आपके जो प्रमुख 4 महाजनपद है वो कौन कौन से बताओ? मगध है आपका, कौशल है, वत्स है और अवंती है। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये 4 जो महाजनपद हैं ये बहुत ही प्रमुख या फेमस उस वक्त जो थे आपके 16 महाजनपद, उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में इनका नाम आता है। इन सभी के क्या लिखिएगा? सभी की राजधानी लिखिएगा। यहाँ पर मैं सभी के नाम लिख देती हूँ, मगध, वत्स और अवंती। ठीक है, ये शक्तिशाली थे उस टाइम पे।
अगला है आपका क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा भी था लास्ट क्लास में। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तारा किसे कहते हैं, तो तारा ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा होती है, तारे कहलाते हैं। और हमारा जो सूर्य है, हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, वो भी क्या है, एक तारा है। ध्यान रखना, सूर्य एक तारा है और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पहले प्लूटो था, प्लूटो हटा दिया है, प्लूटो अब 92 ग्रहों की संख्या में आता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या रहती है, पृथ्वी। तो ये रही पृथ्वी, ये रहा चंद्रमा, ये रहा सूर्य। और जो पृथ्वी की छाया है वो कहाँ पड़ती, चंद्रमा पर पड़ती, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता। कब होता है, तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। अगला है मकर रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो, तो भारत के पड़ोसी देश कुल 9 हैं आपके, जिसमें आपके 7 रहते हैं स्थल पर, जो भूमि से जुड़े हुए हैं वो स्थल से, बाकी 2 आपके जो जल से हैं। तो पहला है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 5 हो गए अफ़गानिस्तान, म्यांमार। 6 और 7 ये हो गए आपके, और 2 आपके जो जल से हैं वो है मालदीव और श्रीलंका, यानी कि टोटल 9 है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार हो जाएगा, और आपके इधर रहेंगे श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, जो नीचे साइड है दक्षिण में। अगला है भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं, तो भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार, और दूसरा है लक्षद्वीप। अगला है आपका हमारे राष्ट्र ध्वज का ऊपर से नीचे रंगों का क्रम लिखो, तो ऊपर है केसरिया, फिर सफ़ेद और उसके बाद हरा, 3 रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष हमारा ग्राम प्रधान ही रहता है। नेक्स्ट आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पहला प्रश्न है प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखो, तो रामायण महाभारत हो जाएंगे। पैगोडा क्या है, तो पैगोडा बौद्ध मंदिर है, ठीक है, कुछ ऐसे पिरामिड की आकृति के बहुत ऊंचे ऊंचे बने हुए होते हैं, ये बौद्ध विहार भी बोल सकते हैं, यहाँ पर पर्यटन के लिए लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण हैं, तो पहला तो अशिक्षा हो जाएगा और दूसरा गरीबी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे है आपका वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा हुआ है, तो वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा होगा, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए, तो पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण में आप कोई से भी कारण लिख सकते हो, ठीक है, हम ही लोग प्रदूषित कर रहे हैं तो हमसे बेहतर कारण कोई नहीं जानता, सीधी सी बात है ना। वाहनों से निकलने वाला धुआं हो गया, ऐसे ही कारखानों से निकला हुआ कूड़ा कचरा जो नदियों में बहाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। मानव मल नदियों और नहरों में बहाना, ये भी क्या है, प्रदूषण का ही कारण है। नेक्स्ट है जलमंडल क्या है, तो जलमंडल का अर्थ है जल की परत, एक तरीके से महासागर का जल, झीलों का जल, जितना भी जल है वही सब क्या है, जलमंडल है। तो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में जो उपस्थित जल है वो सब किस में आएगा, जलमंडल में आएगा। पृथ्वी पर लगभग कितना है, 70 से 71%, यानी कि अगर आपसे हिस्सा पूछा जाए तो 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, ठीक है, और 1/4 क्या रहता है, स्थल वाला। जल की अधिकता के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, नीला ग्रह, यानी कि ब्लू प्लैनेट। नीले ग्रह के नाम से क्या जानी जाती है, हमारी पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ईजी है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे सब लोग सम्मिलित रूप से रह रहे होंगे। तो जब हम भौतिक पर्यावरण, जल, वायु, ताप, वर्षा एवं धरातलीय बनावट के साथ जैविक पर्यावरण, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, विषाणु, जीवाणु का अध्ययन करते हैं तो उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला है भूकंप किसे कहते हैं, तो अचानक से पृथ्वी की
सतह पर जो हलचल होती है वही भूकंप के अंतर्गत आती है। तो भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप को किस यंत्र से मापते हैं? तो आपका सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। और भूकंप को किस पैमाने पर नापते हैं? तो वो है आपका रिक्टर स्केल। दोनों ही पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। रिक्टर स्केल है आपका पैमाना और दूसरा सिस्मोग्राफ है यंत्र। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा सौर ऊष्मा कहलाती है, जिसका बहुत हम यूज़ भी करते हैं आजकल। खाना पकाने में सौर कुकर वगैरह भी आने लगे हैं, और तो वैसे ही आपकी बहुत सारी लाइट्स वगैरह भी आजकल आने लगी सौर ऊर्जा से चलने वाली। तो सौर ऊर्जा का अब इस समय में बहुत उपयोग होने लगा है। अगला प्रश्न है आपका, वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षण क्या है, इसको आसान भाषा में सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि जो वर्षण है, वर्षण का मतलब है जो जलवाष्प है वायुमंडल में वो संघनित होकर बादल बन जाती है, और बादल बनने के पश्चात वो वर्षा के रूप में या फुहार के रूप में पृथ्वी पर वापस आती है। यही क्रिया आपकी कहलाती है वर्षण। तो वर्षण क्या हुआ? वर्षण या अवक्षेपण एक मौसम विज्ञान का प्रचलित शब्दावली है जो कि वायुमंडलीय जल के संघनित होकर, वायुमंडल का जल यानी कि जलवाष्प का संघनित होगी तो वो जल में बदल जाएगा। जलवाष्प क्या है? गैसीय अवस्था में है, जैसे वो संघनित होगी जल में वापस आ जाएगी द्रव अवस्था में। तो संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आना ही वर्षण कहलाता है। किसी भी रूप का मतलब क्या है कि वो फुहार के रूप में भी हो सकती है, वर्षा के रूप में भी हो सकती है, हिम वर्षा के रूप में भी हो सकती है, हिमपात के रूप में भी, ओलावृष्टि के रूप में भी हो जाएगी। सभी क्या कहलाएंगी? वर्षण में आ जाएंगी। अगला है भारत में शक्ति के साधन। तो प्राकृतिक गैस हो गई, आपकी सौर ऊर्जा हो गई, कोयला वगैरह भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये सभी पेट्रोलियम वगैरह इसी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगी आंसर। अगला है, शिक्षा का महत्व किस लिए है? तो मुझे लगता नहीं है कि इसका मुझे समझाना भी पड़ेगा। शिक्षा का महत्व सभी को पता है कि आजकल के समय में बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। शिक्षित व्यक्ति के पास सब कुछ है। आप लोग भी क्या है, शिक्षित है ना, और आगे भी तैयारी कर रहे हैं ताकि खुद के पैरों पर खड़े हो सकें। तो शिक्षा का महत्व सभी की जीवन में बहुत ही है। तो इसमें मुझे लगता नहीं पॉइंट्स मुझे बताने पड़ेंगे, चाहे तो फिर भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की जो रचयिता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। जितने भी आपके इन पेपर में जो भी आ रहे हो राइटर, उन सभी को एक जगह पर नोट कर लेना। तो आज हम इतना ही रखते हैं। लास्ट हमने 2017 का क्वेश्चन पेपर किया है, कल हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। 2016 का फर्स्ट पेपर किया, फिर 2016 का सेकेंड पेपर किया। बाकी का जो 18-19 का पेपर रहेगा और 20-21-22 जो भी रहेंगे वो मैं आपके अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।